हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में हम देखेंगे आईसीएआर 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। 2021 काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट, काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग है, कब क्या करना है, आपने जो रैंक कार्ड निकाला होगा उसमें पूरा शेड्यूल दे रखा है, डेट बाई डेट कब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक, इसकी डेट क्या है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, कितने यहाँ पर प्रोसेस दिए गए। फिलहाल आपको जो वहाँ पर पीडीएफ दी गई है, रैंक कार्ड जिसमें आपकी रैंक दी गई है, उसको आप पूरा ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अभी आपको मॉपअप राउंड के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पर जो 3 राउंड में काउंसलिंग होती है, आप कल उसके बारे में सोचेंगे। क्योंकि कुछ मैंने देखा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं सर क्या हम या अभी अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या मॉपअप में हमको सीट मिलेगी। यार मॉपअप आप थोड़ी सा फालतू बातें हैं, ठीक है। मॉपअप वो तब करवाता है जब आईसीआर की सीट जो है यहाँ पर फिल हो जाती है या फिर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो वो कॉलेज बैच या फिर यूनिवर्सिटीज अपना निकालती है, उसको हम लोग मॉपअप बोलते हैं। उसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाए, ठीक है। मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है, ठीक। फिलहाल जो आपकी मेन जो काउंसलिंग है 3 राउंड में, आपको उस पर फोकस करना है। उस काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से पहले कई विद्यार्थी ये बोलते हैं सर हमारी 11,000 रैंक है, हमारी 12,000 रैंक है, हमें काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। काउंसलिंग कराने ना कराने का जो प्रोसेस है, उसका जो एक सोच है, वो आपका डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं। मैं समझता हूँ, फिर भी बच्चे बात करते हैं सर कुछ बता दीजिएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है, किसी यूट्यूबर ने बोल दिया कि आप इतने पर नहीं होगा, हो सकता है उस पर आपको कोई सीट अलॉट हो गई, तो फिर उसमें आप बोलते हैं उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप ऐसा मत किसी पर थोपें। अगर आपको लगता है कि मुझे सीट चाहिए या फिर मेरी सीट उतनी रैंक है, तो हम सीट काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक। फिलहाल मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आपकी जनरल जो रैंक है, जनरल और ओबीसी की जो रैंक है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अब आप देखेंगे जो है यूनिवर्सिटी की जो उसमें सीट डिटेल में, सीट मैट्रिक्स में, तो वहाँ पर कुछ बच्चे बात करते हैं सर उसमें ओबीसी की सीट ही नहीं है, उसमें ईडब्ल्यूएस की सीट ही नहीं है। तो मैंने पिछले बार भी 2020 में काउंसलिंग में, तब मैंने कई सारे वीडियो बनाए थे, मैंने उसमें भी कहा था जो यूआर जो सीट होती है, अनरिजर्व सीट होती है, ये इसको ओबीसी कैंडिडेट का कोई भी ले सकता है। अगर मान लो सपोज उस यूनिवर्सिटी में मान लीजिएगा यूआर की जो सीट है, वो मान लो यहाँ पर 80 सीट है यूआर की, ठीक। और कोई ऐसा ओबीसी कैंडिडेट है जिसकी जो रैंक है वो यूआर को फाइट करता है, तो यूआर वाली सीट ओबीसी सीट कैंडिडेट ले लेगा। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है और आपको किसी यूनिवर्सिटी में सीट चाहिए, आपकी रैंक बहुत अच्छी है, तो आप ये मत सोचिए वहाँ पर यूआर की सीट रिजर्व है। यूआर कोई सीट रिजर्व नहीं है, यहाँ पर वो सीट आपको मिल सकती है, ठीक। हम और भी स्टेप बाय स्टेप बात करते चले जाएंगे। फिलहाल आप इस वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। चूंकि बहुत ज़्यादा वीडियो मैं हर दिन में 2-3 वीडियो नहीं दे सकता हूँ, एक वीडियो मुश्किल होता है बनाना। फिलहाल एक वीडियो हम इतना डिस्कस कर देते हैं कि आपको किसी की वीडियो कोई ज़रूरत नहीं देखने की है, ठीक है। और कई मैंने देखा कई लोग पेड काउंसलिंग करवाते हैं, कई बच्चे हमसे बोलते सर आप पेड काउंसलिंग कराते हो, मैं अपने से फुर्सत नहीं हो पाता, पेड काउंसलिंग कहाँ से करा पाऊंगा, ठीक। इसमें कोई ज़रूरत नहीं पेड काउंसलिंग, इसमें जो सबसे मेन प्रोसेस है, जो सबसे मेन पॉइंट है, वो है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से भरना है। कुछ बच्चों की रैंक मैं बता रहा हूँ कि 2020 में कई ऐसे विद्यार्थी जिनके 357-370 नंबर तक थे, उनको कोई यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सीट काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग गलत भर रखी थी। हम यहाँ पर अगले वीडियो में बात भी कर लेंगे चॉइस फिलिंग में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप चॉइस करें तो आपको जो है सीट मिल सकती है, ठीक। तो केवल मैन यहाँ पर पॉइंट है चॉइस फिलिंग को लेकर के। तो आप चॉइस फिलिंग के लिए इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटी हैं, आप ये देखिए, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो एग्रीकल्चर टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, हॉर्टिकल्चर टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, फिशरीज कौन कौन सी हैं। आप कोई कोर्स चूज कर लीजिए, यूनिवर्सिटी चूज कर लीजिएगा और उसको शेड्यूल में भर दीजिएगा, आपको इनको यूनिवर्सिटी यहाँ पर अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल और ओबीसी जो रैंक जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट और या फिर ईडब्ल्यूएस। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे अपनी ग्रुप बताते हैं कि हमारी सब जनरल रैंक कितनी है। आप जनरल और अपने ग्रुप के रैंक क्यों बताते हैं? सिलेक्शन डिपेंड करता है कमांड रैंक पर। आप कमांड रैंक बताइए ना, आप कमांड में कमेंट करिए। आप अपने ग्रुप में आप किसी बच्चे की मान लो ओबीसी में बताते हैं कि हमारी 5,000 है और कमांड रैंक 25,000 है, तो यार कमांड रैंक से होता है ना कि ओबीसी कैटेगरी से होता है, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पर रैंक जो है, मैं समझता हूँ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर जो है रैंक करीब 11,000 तक वेरी कर रही है, अगर आपकी 11,000 तक, तो आप काउंसलिंग करा लीजिएगा। अब कुछ बच्चे बोले हमारी 15,000 है, तो करा सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर कोई भी कोर्स आपको चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फूड टेक्नोलॉजी या फिर फॉरेस्ट्री, कोई भी कोर्स अगर आपको चाहिए आईसीआर में, इतनी रैंक वेरी कर रही है, तो आप काउंसलिंग कराइए। अब ये मत बोलिए हमारी ज़्यादा ना कराएं, करा सकते हैं, हम उस पर बाउंड नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
तो अगर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इतने रैंक तक हैं, अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ओबीसी कैंडिडेट है, मान लो ओबीसी, तो ओबीसी कैंडिडेट अगर मान लो 15 तक रैंक है या फिर आपका 14,000 तक रैंक है, तो आप काउंसलिंग करा सकते हो। क्योंकि सीट कुछ बड़ी है, बड़ी का मतलब इतने नहीं बड़ी कि आपको 14 में, ऐसा नहीं कि 14,000 जो कि करा सकते हैं आप लोग। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था 25,000 रैंक तक है तब भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तब भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। मतलब अगर आपकी रैंक यहाँ पर 25,000 तक है तो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि 26-27 वाला नहीं करेंगे या फिर इस पर मिल जाएगी, मैं उस पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक, तो फिलहाल अगर आपकी रैंक इतनी वेरी कर रही है तो आप जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक, फिर आप पर डिपेंड करता है। मैंने एक शब्द बोला है, कोई भी कोर्स आपको चाहिए तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसकी रैंक 10,000 है उसको जो है यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर मिल जाए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, मैं देखिए जो ICR में जो BSc AG की सीटें हैं, BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, आपको सभी को पता है, और सबसे कट ऑफ रहती है BSc एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, फिर थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी वेरी करती है हॉर्टिकल्चर के लिए। जैसे आप नीचे चले जाएंगे, हॉर्टिकल्चर है, फिर फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, फिर फूड टेक्नोलॉजी है, वैसे रैंक कम होती जाती है। वैसे कोर्स के हिसाब से जो है उसकी रैंक जो है कम होते चली जाती है, कोर्स भी पर डिक्रीज होते जाए। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी इधर कोर्स को लेकर के और रजिस्ट्रेशन को लेकर के। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ICRexam.net इसका जो है पोर्टल ओपन हो चुका है। जैसे आप जाएंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन, इसको आप ओपन करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन को यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और आपका यहाँ पर पासवर्ड और लॉगिन डालेंगे। यहाँ पर करेंगे एडिट, तो एडिट में आपको डिटेल भरनी होगी, कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल आपको डिटेल भरनी होती है। हाई स्कूल, इंटर, आपका जितना भी सर्टिफिकेट है उसके डिटेल के बारे में वो सब ऐड कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर जितना डिटेल मांगे आप भर सकते हैं। ठीक, इतने समझदार हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो है इसमें कोई टफ चीज़ हो। ठीक है, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है यहाँ पर वो 17 से लेकर के और 22 तक है, ये 22 नवंबर तक। ठीक, 22 नवंबर 2005 शाम 5 बजे तक। इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपकी केवल 500 रुपये है। 500 रुपये यानी 500 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो 500 रुपये होते हैं नॉट रिफंडेबल होते हैं, ये जो है वापस नहीं मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं आपके इसमें कितने प्रोसेस होते हैं। देखिएगा, आपकी जो काउंसलिंग होती है 3 राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। उन सभी तीनों राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन। तो सबसे जो पहला प्रोसेस है वो आपका रजिस्ट्रेशन है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस कितनी बताई हमने आपको, 500 रुपये। ठीक, इसका जो डेट लिख देते हैं वो 17 नवंबर फ्रॉम कितना 22 नवंबर। ठीक, यहाँ तक ये आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। किसी भी राउंड में भाग लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे फर्स्ट लेके थर्ड तक। फिर आपको वेट करना पड़ेगा मॉपअप में, जब यूनिवर्सिटी अपना नोटिस निकालती है तब, कोई कॉलेज निकालता है तब। ठीक, फिलहाल तीनों राउंड वगैरह भाग नहीं ले पाएंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही मस्ट है। ठीक, इसके बाद सेकेंड जो प्रोसेस आता है वो आता है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात होती है चॉइस फिलिंग को लेकर के। चॉइस फिलिंग क्या काम करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग में हमें जो है वो कोर्स अपना भरना होता है और कोर्स के हिसाब से हम ये देखते हैं हमको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स भरना है, यानी कोर्स और यूनिवर्सिटी। अब कोर्स में जैसे टॉप कोर्स BSc एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर कोर्स, फिर कितनी यूनिवर्सिटी उसमें भरेंगे हम लोग। सेकेंड फिर कोर्स हॉर्टिकल्चर, फिर हॉर्टिकल्चर कौन सी यूनिवर्सिटी भरेंगे। फिर आप फिशरीज में फिर कौन सी यूनिवर्सिटी बनेंगे, कोर्स यूनिवर्सिटी, कोर्स यूनिवर्सिटी। ये चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है। तो आप अभी जो चॉइस फिलिंग होगी वो 22 के बाद होगी। तब तक आप ये देख लें कि हमारी रैंक के हिसाब से कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर सीट मिल सकती है। हम लोग बात करेंगे अगले में रैंक वाइज और आपकी चॉइस फिलिंग के बारे में अगले वीडियो में। ठीक, अब चॉइस फिलिंग में क्या होता है, अगर चॉइस फिलिंग में अगर जैसे आपने कोर्स भरा, यूनिवर्सिटी भरा, इसके बाद जो थर्ड यहाँ पर आता है वो आता है आपका अलॉटमेंट लेटर। क्या आता है, अलॉटमेंट लेटर। ठीक, और ये जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है, ये जो अलॉटमेंट आपका लेटर है इसमें क्या होता है, इसकी कोई डेट दे देंगे, इसमें डेट में आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और उस अलॉटमेंट लेटर में जो भी आपने कोर्स भरा होगा वो आपको यूनिवर्सिटी प्राप्त हो जाएगी
कि मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर बीएससी एजी भरा था और बीएससी एजी में आपने जो यूनिवर्सिटी भरी थी, मान लो जीबी पंत है, तो आपको जीबी पंत यूनिवर्सिटी आपको मिल गई। ठीक, ऐसा है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी कोर्स और यूनिवर्सिटी आपकी फोटो अलॉटमेंट लेटर जब मिलेगा तो उसमें आपको पूरा डिटेल दिया जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी किसकी हो गई? उस यूनिवर्सिटी की। कुछ डेट देंगे कि उस यूनिवर्सिटी जब आपको कोर्स मिलेगा तो उस यूनिवर्सिटी वो क्या करेगी? आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। आपके डॉक्यूमेंट क्या करेगी? देखिए, ऑफलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन, बस यहाँ पर ये जितना प्रोसेस ऑनलाइन है और जब जैसे स्टेट काउंसिलिंग कराते हैं वहाँ पर प्रोसेस कैसा होता है? ऑफलाइन। एकदम सारा प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है, वो वाला प्रोसेस आपका ऑफलाइन होता है। ठीक, अब वो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी के तौर पर आपसे 10,000 रुपए जमा कराएगी। सिक्योरिटी के तौर मतलब वो आपकी सीट लॉक करने के लिए। क्योंकि अगर आपने ये 10,000 फीस जमा नहीं की, कब अलॉटमेंट लेटर निकलने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद, अगर सीट आपने लॉक नहीं की, 10,000 पैसे नहीं दिए, तो वो वाली सीट और कोई ले लेगा। अगर आपको वो सीट चाहिए तो 10,000 सीट लॉक करके यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो वाली जो सीट जो आपकी बची फीस है, बात करें फीस के बारे में भी, कितनी फीस लगती है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको फीस, बची फीस वहाँ जमा करनी पड़ेगी और आपका वहाँ पर सिक्योर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करेंगे और भी इसमें प्रोसेस होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, यूनिवर्सिटी मान लो अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं लेनी है, आपको और यूनिवर्सिटी लेनी है, तो ये सीट लॉक करके आप क्या करेंगे? सीट को अपग्रेड करेंगे। सीट अपग्रेड, आपके पोर्टल पर ये ऑप्शन आता है सीट अपग्रेड का। अगर वो यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए तो, लेकिन आपको फीस वहाँ पर जमा करनी, हालांकि नॉन रिफंडेबल फीस होती है, नहीं ये रिफंडेबल होती है, ये आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, वापस मिल जाएगी। या फिर अगर आप मान लो आपने सीट अपग्रेड कराई, ये 10,000 जमा है, तो हो सकता है आपको दूसरी यूनिवर्सिटी मिल गई। मान लो आपको चौधरी चरण सिंह मिल गया, CCSHAU, मान लो अगर ये यूनिवर्सिटी मिल गई आपको अपग्रेड कराने पर, तो ये जो 10,000 आपकी फीस है वो इसी में आपकी इंक्लूड हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, मान लो ये नहीं लेना चाहते हो तो आपकी फीस ये रिफंडेबल हो जाएगी। ये फीस होती है आपकी रिफंडेबल। ठीक, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी फीस ये 1 महीने और 2 महीने में जमा हो पाएगी। इसमें बहुत टाइम लगता है, सरकारी पैसा जमा होने के बाद फिर कितना रोना पड़ता है ये आपको पता है। इसलिए सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप सीट चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तभी आप फीस जमा करेंगे। अगर वो सीट नहीं चाहते तो फीस जमा आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, कुछ परेशानी में कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, वो बेचारे उस सीट को क्या वो पैसे छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, इतना खून पसीना आप नहीं फेंक पाएंगे। क्योंकि पिछले बार कई ऐसे बच्चे थे जो उसको लग रहा 3 महीने तक हमसे कॉन्ट्रैक्ट करते थे, फीस कब जमा होगी, कोई पता नहीं हो रहा, फीस कब वापस आ रही, कहीं वापस नहीं आती है, बहुत टाइम लग जाता है उसमें। सरकारी पैसा जमा करना आसान है, उसको लेना जो है बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये आपको अपग्रेड कराएंगे, तो यहाँ अगर मिल जाएगी तो वो सीट आप कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद में आपको सारे प्रोसेस कौन बताएगा? वो यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, वहाँ से यूनिवर्सिटी अपना नोटिस निकालती है कि आप यूनिवर्सिटी यहाँ पर आइए, कब आपको ऑफलाइन जो है आना है, क्या आपके प्रोसेस होंगे, वो सब डिटेल हम लोग बात करते रहेंगे बाद में। तो ध्यान रखेंगे आप 3 प्रोसेस को ढंग से आप देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग में हम बात करेंगे आगे वाले में, अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर में आगे प्रोसेस क्या होते हैं, ये सारी डिटेल होगी आपकी। ठीक, तो ये आपका एक कंप्लीट प्रोसेस हो गया पूरे काउंसलिंग का, इसको आप ढंग से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा। अगले वीडियो हम बात करेंगे रैंक के हिसाब से कौन कौन से आप कोर्स चूज करें और कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें। ठीक है, तो आज की फिलहाल वीडियो यहीं तक। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।